हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था नाउन का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने रूल्स डिस्कस किए थे, हम लोगों ने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस किए थे हम लोगों ने, और कुछ स्पेशल स्टैटिक इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी हमने, ठीक है। तो अगेन इन दिस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो नाउन का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन अगेन डिस्कस करेंगे, नाउन के केसेस डिस्कस करेंगे एंड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नोट से, पॉजिटिव कोट से। आई कैन एंड आई विल। अगर आप कुछ ठान लो, अगर आप कुछ डिसाइड कर लो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड वी शुड ऑल बी वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप इस यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर पा रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन जो है गेन कर पा रहे हो। बी थैंकफुल फॉर इट एंड वर्क ईच एंड एवरी डे, ठीक है। हमारा नाउन का पार्ट 2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या चीजें हैं। तो ये कुछ और रूल्स हैं, ठीक है, जो पिछली स्लाइड में कवर नहीं हो पाए थे। इनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके प्लूरल्स हम डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी टाइम जो है स्टूडेंट्स वो गलत मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका बोट रेस। तो अगर आपको बोट रेस का प्लूरल बोलना है तो आप इसको क्या बोलेंगे, बोट रेसेस बोलेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, दो ऐसे वर्ड्स जो ऑलरेडी इंडिविजुअली भी उनका एक मीनिंग होता है और साथ में कंबाइन करके भी एक मीनिंग होता है उनका, ठीक है। तो इसको कोई भी बोट्स रेस या फिर बोट्स रेसेस नहीं लिखेगा, इट्स बोट रेसेस, ठीक है। साथ में हम बात करेंगे टूथब्रश का। अब कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि टूथ का प्लूरल होता है टीथ, ब्रश का प्लूरल होता है ब्रशेस। तो कोई लिख दे रहा है टीथ ब्रश या फिर टूथ ब्रशेस, इसका करेक्ट प्लूरल है टूथ ब्रशेस। एंड सिमिलर विद शू लेस, इसको हम शू लेसेस लिखेंगे, ना कि शूज लेस या फिर शूज लेसेस, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इसको नोट भी कर लेना इनफैक्ट। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही जो लिखे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मुझे बोलना है कि मुझे कपड़े की दुकान पे जाना है, ठीक है, कपड़े खरीदने जाना है, कपड़ों की दुकान पे जाना है, तो मैं क्या लिखूंगी, क्लोथ शॉप, ठीक है। मैं कभी भी क्लॉथ शॉप नहीं लिखूंगी। इसका रीजन क्या है, मतलब क्लॉथ शॉप गलत नहीं है, बट कहने का मतलब, अब मैं यहाँ पे दो वर्ड्स लिखती हूँ, कपड़ा, कपड़े, ठीक है। अब कपड़ा का क्या होता है, कपड़ा मतलब कोई भी 2 मीटर कपड़ा, ठीक है। समथिंग विच इज एन अनफिनिश्ड गारमेंट, एक अनफिनिश्ड गारमेंट है ना। हम कपड़ा लेके उससे क्या बनवाते हैं, कपड़ा लेते हैं तो उससे क्या बनवाते हैं, टी शर्ट बनवाते हैं, पैंट बनवाते हैं, सूट बनवाते हैं, ठीक है। और कपड़े क्या होता है, कपड़े होते हैं गारमेंट्स, ठीक है। कपड़े क्या होते हैं, गारमेंट्स। आप कपड़ा लेके क्या बनवाते हो, कपड़े बनवाते हो, राइट। तो उसी तरीके से क्लॉथ शॉप एक ऐसी शॉप होगी जहां पे आपको कपड़ा मिलेगा, केवल कपड़ा मिलेगा केवल। जैसे कि आपको 2 मीटर कपड़ा थी, वो होती है ना शॉप्स जहाँ पे आपको कपड़े मिलते हैं, मीटर वाइज कपड़े मिलते हैं, तो उसको आप क्लॉथ शॉप बोल सकते हो। बट ऐसी दुकान जहाँ पे आपको कपड़े मिलते हो, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, सूट, लहंगा, वट तो उसको आप हमेशा क्लोथ शॉप बोलेंगे। आई एम गोइंग ऑन अ क्लोथ शॉप, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या होगा, क्लोथ शॉप्स, ठीक है। सिमिलरली स्पोर्ट्स क्लब को हम लोग स्पोर्ट्स क्लब बोलेंगे, स्पोर्ट क्लब नहीं बोलेंगे। और इसका प्लूरल क्या होगा, स्पोर्ट्स क्लब्स। दिस सिटी हैज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब्स, बट सो एंड सो इज माय फेवरेट स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है। अब ये कस्टम्स ड्यूटी, बहुत लोग इसको कस्टम ड्यूटी बोल देते हैं कि जी कस्टम ड्यूटी लग गई, वो गलत है। इट्स कॉल्ड कस्टम्स ड्यूटी एंड इसका प्लूरल क्या है, कस्टम्स ड्यूटीज। एंड सिमिलरली इज विद अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हम बोलते हैं ना कॉलेज में, यार मैं आई एम गोइंग टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू गिव माई फीस, टू पे माई फीस, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, इसमें एस लगा लीजिए। और नेक्स्ट आपका क्या है, आर्म्स प्रोडक्शन। आर्म्स प्रोडक्शन एज एन आर्म्स एंड एम्यूनिशन आपकी जो बनती है ना, आप कभी नहीं बोलेंगे कि आर्म प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। इट्स ऑलवेज आर्म्स प्रोडक्शन, ठीक है। तो कुछ एडिशनल रूल्स हैं जो पिछली वीडियो में रह गए थे, आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है।
तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ यूजुअली हम लोग उनको सिंगुलर वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे द jury is of the opinion, ठीक है, the government has collectively decided on the scheme, etc. ठीक है, हमने ये डिसाइड किया था कि होते हैं, और प्लूरल हम तब यूज करते हैं जब उनका डिफरेंस इन ओपिनियन होता है। बट कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म लेते हैं। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट देम डाउन एंड लर्न देम। जैसे कि पुलिस, कैटल, ठीक है, देन पीपल, पोल्ट्री, उसके बाद आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि कलेक्टिव और हमेशा ही इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। द पुलिस आर कमिंग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं जहां पे बच्चे बोलते हैं पुलिस इज कमिंग, बट इट्स रॉन्ग। पुलिस आर कमिंग, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। पुलिस have arrested him, ठीक है। नाउ कैटल, द कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। कैटल इज ग्रेजिंग नहीं आएगा, कैटल आर ग्रेजिंग। पीपल के साथ आर ही आता है, ऑल ऑफ यू नो इट। पीपल आर गैदरिंग देयर, पीपल इज गैदरिंग देयर तो कभी भी नहीं सुना आपने, ठीक है। पोल्ट्री, ठीक है, द पोल्ट्री आर developing a disease, ठीक है। सिमिलरली आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें है, और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जो कि हम लिखते ही प्लूरल फॉर्म में है, जिनको लिखा, अब हमने कुछ नाउन्स पिछली वीडियो में पढ़े थे जिनको हम लिखते ही, जो होते तो क्या बोलते हैं आपके सिंगुलर है, सॉरी, जो सिंगुलर होते हैं जिनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, जैसे शीप एंड शीप, हेयर एंड हेयर, ठीक है, डियर एंड डियर, जिनका प्लूरल फॉर्म भी वही होता है। फिर हमने कुछ ऐसे भी पढ़े थे जो कि दिखने में लगता है कि ये यार ये हैं तो यू नो प्लूरल है, बट वो सिंगुलर ही होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये वो, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उन्हीं की तरह जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मेक अ नोट ऑफ इट। प्रेमिसेस, ठीक है, प्रेमिसेस, एंड्स, ऑर्डर्स, कंटेंट्स, कंटेंट्स ना किसी भी चीज के अंदर, बुक के कंटेंट्स या जो भी है, क्रेडेंशियल्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। प्रेमिसेस, एंड्स, ऑर्डर्स, कंटेंट्स एंड क्रेडेंशियल्स। मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। तो इस वीडियो में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केसेस ऑफ नाउन। अब हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई वोंट से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ टाइम क्या होता है ना कि एरर के फॉर्म में इसको पूछ ही लिया जाता है आपसे, ठीक है। और इससे क्या होती है, आपको क्लैरिटी होती है व्हाइल यू राइट सेंटेंसेस और व्हाइल यू स्पीक, तो इसमें आपको एक क्लैरिटी समझ में आती है, चीज़ों की डिटेल में चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। तो एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी है, ज़्यादा इसमें कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, बट हम फिर भी इसको एक बार इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। बिकॉज क्या पता आ जाए क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन अगर आ सकता है इस टॉपिक में से, तो आई थिंक 10-12 मिनट्स आर वर्थ दिस टॉपिक। ओके, तो 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। अगर अब मैं शुरुआत करूं नॉमिनेटिव केस से, तो आप क्या समझते हैं? नॉमिनेटिव से आप क्या समझते हैं? आपने सुना होगा ना वर्ड नॉमिनेट। तो जब मैं बोलती हूँ नॉमिनेट, तो मैं एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रही हूँ या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं इन 20 के 20 बच्चों को बोलती हूँ कि अपने में से ना सब लोग एक एक बच्चे को नॉमिनेट करो क्लास मॉनिटर की पोस्ट के लिए खड़ा होने के लिए। तो जब मैंने किसी को नॉमिनेट करने के लिए बोला, तो मैं क्या करवा रही हूँ? इनडायरेक्टली मैं उन बच्चों से एक एक पर्टिकुलर पर्सन को नॉमिनेट करवा रही हूँ,
ठीक है, तो ये आपका नॉमिनेशन हो गया। तो उसी तरीके से नॉमिनेटिव नाउन भी कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है, तो आपको मैं और क्लैरिटी से समझाती हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, रीटा इज अ गुड डांसर। ठीक है, अब रीटा क्या है? नाउन है ना? अब अगर मैं इसको एक सेंटेंस के तौर पे देखूं, रीटा इज अ गुड डांसर की एक सेंटेंस है। इसमें अब सेंटेंस जो होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जब भी आप स्टडी करते हैं, ठीक है, और आप किसी को सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, या फिर किसी कोई भी डिजीज के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, कोई इन जनरल रिसर्च कर रहे हैं, तो हम कुछ सब्जेक्ट्स बनाते हैं। सब्जेक्ट्स क्या होता है? जिस चीज के ऊपर हम लोग वो रिसर्च करते हैं। उसी तरीके से सब्जेक्ट क्या होता है आपका? कोई भी ऐसी चीज। सब्जेक्ट बेसिकली वो चीज है जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में। ठीक है, तो अगर मैं रीटा की बात करूं, तो रीटा यहाँ पे क्या हुई? सब्जेक्ट हुई, क्योंकि रीटा इज अ गुड डांसर, रीटा के बारे में बात हो रही है। और डांसर यहाँ पे क्या हो गया? जो बाकी सेंटेंस है, इज अ गुड डांसर, ये मेरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब वो केसेस जहां पे आपका नाउन ही आपका सब्जेक्ट बन जाता है, उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रीटा है यही सब्जेक्ट है, और यही आपका वो है, नाउन है। तो इस केस में ये क्या होगा? आपका नॉमिनेटिव केस। बट हर बार चीजें ऐसी नहीं होती हैं। ठीक है, हर बार आपका नाउन जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। कुछ कुछ बारी आपका नाउन आपका ऑब्जेक्ट होता है। हम बोलते हैं ना, आपने जैसे सपोज करो आजकल काफी फेमसली हम लोग चीजें सुनते हैं कि यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग दिस पर्सन, है ना? आप ऑब्जेक्टिफाइंग एक पर्सन मतलब कि आप किसी चीज को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो। तो काफी बार ऐसी चीजें होती हैं जहां पे नाउन को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। अब शी गेव मी अ पेन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका? शी आपका सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात हो रही है, उसने आपको एक पेन दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पेन क्या है? नाउन है। बट उसने आपको एक पेन दिया है, तो पेन यहाँ पे क्या बन जाता है? आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा पेन आपका। आपका पेन जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ ना, क्योंकि उसने आपको कुछ दिया। आप कोई चीज कैसे देते हो, वो एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म बन जाता है। शी गेव मी अ पेन, शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन। तो ये जो चीज है आपकी, ये आपकी आ जाती है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पोजेसिव। अब पोजेसिव से तो देख के समझ में ही आ रहा है आपको, है ना? होते हैं ना लोग पोजेसिव एक दूसरे के लिए। आप अपने फ्रेंड्स के लिए पोजेसिव होते हो, ठीक है, अपनी चीजों के लिए पोजेसिव होते हो। तो उसी तरीके से पोजेसिव नाउन के जब हमको जो वर्ड्स किसी की पोजेशन के बारे में बताते हैं, वो पोजेसिव नाउन्स जो है वो पोजेसिव केस ऑफ नाउन बन जाता है। ठीक है, इसको हम इन डिटेल, पोजेसिव नाउन को हम इन डिटेल आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला केस आ गया हमारा नॉमिनेटिव केस। अ नाउन और प्रोनाउन इज इन द नॉमिनेटिव केस व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब जैसे सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड अ सेंचुरी, बात किसकी हो रही है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्या है? नाउन। इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सचिन तेंदुलकर, अगेन इट्स द सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट और नाउन दोनों एक ही हों, तो ये क्या, कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अ नाउन और अ प्रोनाउन इज इन द ऑब्जेक्टिव केस इफ इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अ सेंचुरी वाज स्कोर्ड बाय सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सचिन तेंदुलकर आपका ऑब्जेक्ट बन गया इधर। ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं रहा, सब्जेक्ट तो रहा ही नहीं। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? सेंचुरी हो गई है अब सब्जेक्ट। तो ये आपका कौन सा आ गया? ऑब्जेक्टिव केस। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पोजेसिव केस इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोजेसिव केस क्या होता है? नाउन इज सेड टू बी इन अ पोजेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोजेशन, ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अमित्स हाउस इज एट द बैक साइड। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? घर की बात हो रही है। किसके घर की बात हो रही है? अमित के घर की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक पोजेशन आ गया ना, अमित का घर।
मेरा पेन, तुम्हारी पेंसिल, उसका शार्पनर, ठीक है। तो उसी तरीके से जो भी वर्ड्स आपको पोजेशन बताते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स। अब किसी भी केस को पोजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, ये सीएपीएफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि काफी बार सीएपीएफ में सेंटेंस जो पार्ट 2 है स्पेशली उसका, उसमें क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और फिर आपको बोला जाएगा ब्रैकेट्स में लिख के कि इसको पोजेसिव केस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे करना है पोजेसिव केस में उसको कन्वर्ट, ये देख लेते हैं। या तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा अमित्स हाउस, ठीक है, रीटास पेंसिल, प्रियाज पेन, ठीक है। तो ये आपका आ गया सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस करके। By adding apostrophe s to plural nouns not ending in s. अब जैसे अगर मैं देखूं children, ठीक है, men, women, ठीक है। अब इनमें जो है इनका ये प्लूरल फॉर्म है, ये ठीक है, ये इनके प्लूरल फॉर्म ही है, तो इनमें एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। बट यही अगर मैं लिखूं बसेस, तो क्या बसेस में मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा पाऊंगी, मैं नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि ये एस से एंड हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी टू अ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस। अब जैसे अगर बसेस है ना, बसेस का एंड एस से हो रहा है और अगर मुझे इसको प्लूरल फॉर्म में करना है तो मैं सिंपल एक अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी, ठीक है। आई विल नॉट एड एनी अपोस्ट्रोफी एस, आई विल रादर एड एन अपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पोजेसिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि आपको किसी की पोजेशन के बारे में बताते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि वो चीज किसी को बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे मेरा पेन, उसकी पेंसिल, मेरी बुक्स, मेरा एग्जाम, मेरा घर, ठीक है, मेरा दोस्त, मेरी मॉम, मेरे डैड, ठीक है। जिन आपको अगर किसी भी केस को पोजेसिव केस में फॉर्म करना है तो हम कैसे करेंगे। अब जैसे ये अगर मान लो मैं आपको ये सीएपीएफ पार्ट 2 के रिस्पेक्ट में भी स्पेशली बता रही हूँ, ध्यान देना, ठीक है। दिस हाउस बिलोंग्स टू अमित, ठीक है। ये आपको वहां पे मतलब हेडिंग ऐसे आएगी, चेंज द सेंटेंसेस एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ब्रैकेट, ठीक है। ऐसा सा कुछ आपको क्वेश्चन दिया होगा और यहाँ पे लिखा होगा पोजेसिव केस, ठीक है, ऐसा आपको लिखा होगा पोजेसिव केस। अब मुझे लिखना है दिस हाउस बिलोंग्स टू अमित, तो मैं क्या लिखूंगी, दिस इज, अब मुझे अमित और हाउस को कनेक्ट करना है, पोजेसिव केस में लेकर आना है। अब मैं देखूंगी जो पहला रूल है मेरा कि अमित क्या है, अमित मेरा सिंगुलर नाउन है, मैंने लिख दिया अमित, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़ने के लिए कह रहा है, तो मैं एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दूंगी और साथ में क्या लिख दूंगी, हाउस। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, पोजेसिव केस, दिस इज अमित्स हाउस। बट प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि जरूरी नहीं है कि ये सीएपीएफ के पार्ट 2 के लिए ही इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में भी काफी बार ये एरर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके फॉर्म में ये आ सकता है, 110% आ सकता है, ठीक है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कैसे। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि दिस पार्क इज फॉर चिल्ड्रन, ब्रैकेट में अगेन पोजेसिव केस में कन्वर्ट करना है इसको, तो मैं क्या करूंगी, दिस इज, अब मुझे चिल्ड्रन और पार्क को जोड़ना है, मुझे उनको पोजेसिव बनाना है, तो मैंने सेकंड क्या देख लिया कि मुझे क्या करना है, ये जो प्लूरल नाउन है तो ये प्लूरल है चिल्ड्रन, ठीक है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, और एस से एंड नहीं हो रहा तो मैंने लिख दिया दिस इज चिल्ड्रन। अब बोल रहा है अगेन एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया और यहाँ पे लिख दिया पार्क, दिस इज चिल्ड्रंस पार्क, ये आपका बन गया पोजेसिव केस, ठीक है। ये आपका सेकेंड रूल का यूजेज है। फिर थर्ड मैंने
थर्ड केस क्या है? बाय थर्ड केस मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि टुमारो देयर विल बी स्ट्राइक्स will be a strike of buses। ठीक है, तो मैं थर्ड मैंने क्या पढ़ा कि यार ये तो प्लूरल नाउन है, विदाउट एस ऐड हो रहा है, तो मैं लिख दूंगी टुमारो इज। अब मुझे बसेस और स्ट्राइक को जोड़ना है, टुमारो इज। अब मैंने देखा कि यार इन्होंने तो कहा है प्लूरल नाउन है, एस के बिना एंड हो रहा है, तो मैंने लिख दिया। और इसने क्या लिखा है? सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी जोड़नी है, एस नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा नाउन है जो कि एस के साथ एक ऐसा प्लूरल नाउन है जो कि एस के साथ एंड हो रहा है। तो इस वजह से मुझे इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ना है, मुझे सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी लगाना है। ठीक है, टुमारो इज बसेस स्ट्राइक। तो ये मेरा बन गया पोजेसिव केस। ठीक है, इनको प्लीज याद रखिए इवन व्हाइल राइटिंग। कितनी बार ऐसा होता है, आप सीएपीएफ का आपका एग्जाम होता है, उधर एसेज आते हैं, ठीक है, तो जब आप ऐसी चीजें लिखते हैं तो जो इट फेचेस यू एक्स्ट्रा मार्क्स, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है, इन डिटेल नॉलेज है चीजों की। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, या इसके पहले ये इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बॉयज, विक्टिम्स, पिलग्रिम्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो जिनका प्लूरल जो है वो एस से खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा बाय एडिंग ओनली एन अपॉस्ट्रोफी टू अ सिंगुलर नाउन व्हेन देयर आर हिसिंग साउंड्स। ठीक है, जीसस, ब्लेसिंग्स, पीस, सेक, फॉर कॉन्शियस सेक। ठीक है, तो इन केसेस में भी हम लोग सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ऐड करते हैं। अब अगर हम जीसस का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, शी was confident because she had Jesus। अब आप जीसस ब्लेसिंग नहीं लिखोगे, जीसस इज, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, जीसस ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है पोजेसिव केस। इनको लिख लो नोटबुक में और इनको प्रॉपर्ली रिवाइज करो। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जो एनडीए, सीएपीएफ और एनडीए, इन सब एग्जाम्स में जो आते हैं ना आपके एरर वाले क्वेश्चंस, उनके रिस्पेक्ट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सीएपीएफ के पेपर 2 के रिस्पेक्ट में भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करते हैं अब नेक्स्ट केस क्या है इसका। इन केस ऑफ अ कंपाउंड नाउन द पोजेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड। जैसे हमने कल किया था ना, ब्रदर इन लॉज मैरिज, क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स रेजिडेंस। तो जब भी ऐसे कोई कंपाउंड नाउन आता है तो आपका इसके एंड में ही आप एस लगाते हो। ठीक है, इट वॉज माई ब्रदर इन लॉज मैरिज। ठीक है, दिस इज द करेक्ट फॉर्म टू राइट दिस सेंटेंस। नेक्स्ट है व्हेन 2 or more nouns show joint possession the apostrophe sign is put on the latter only। ठीक है, अब latter क्या होता है? जैसे अगर मैंने लिखा राम श्याम, ठीक है, ये दो नाम है, तो दिस विल बी फॉर्मर पहला एंड लैटर माने के दूसरा, दिस इज कॉल्ड फॉर्मर एंड लैटर। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज जो कि दो लोगों को बिलोंग करती है, एक ही चीज जो दो लोगों को बिलोंग करती है, फॉर एग्जाम्पल मदर। ठीक है, I saw Amit and Priya। अब मुझे ये लिखना है कि मैंने उनकी मम्मी को देखा। अब उनकी मम्मी तो एक ही है, ठीक है, दो दो मम्मियां नहीं रखेंगे अमित और प्रिया, इनकी मम्मी तो एक ही है। तो अब मैं क्या लिखूं? आई सॉ अमित एंड प्रियाज मदर? नो, आई विल राइट आई सॉ अमित एंड प्रियाज मदर। ठीक है, जब कोई भी ऐसी चीज जो कि दो लोगों को बिलोंग करती है, तो उसमें हम अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं? दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे चीज के ऊपर हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं।
धर्मेंद्र इज सनी एंड बॉबीज फादर, ठीक है। His, the words his, hers, its, theirs, yours, ours are possessive and they are not written with a possessive sign. अब कुछ words होते हैं ना जो by nature ही possessive होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि his, उसका, तो उसका possessive मैं कोई भी चीज ऐसे बोलूं ये चीज उसकी है, तो उसका क्या हुआ, possessive ही हुआ ना, by default ही possessive word है, ठीक है। उसी तरीके से his, hers, its, theirs, उनका, yours, तुम्हारा, ours, हमारा, ये सब possessive, ये words लिख लो, ये कॉपी में as it is लिख लो, ठीक है। एंड इसको as it is learn करो, क्योंकि ये जो है ये इन जनरल ही possessive words होते हैं और इनके साथ में हम लोग कोई possessive हम नहीं लिखेंगे this is yours notebook, ठीक है। दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग, हम लिखेंगे दिस नोटबुक इज योर्स, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट फॉर्म। तो neither did his effort succeed, not yours, not yours is, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। अब the adverb else combined with indefinite pronoun which is somebody and anybody is expressed in possessive case as somebody else's in place of somebody's else, ठीक है। ये हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम प्रोनाउन और एडवर्ब करेंगे। मैं आपको ब्रॉडर टर्म्स में बता देती हूँ कि जब भी हम लोग बात करते हैं एडवर्ब जो कि हमारा else है, मतलब जब भी हम somebody else या somebody else या फिर anybody else ये लिखते हैं और इनका अगर हमको possessive case बनाना है तो हम else के साथ में apostrophe s लगाएंगे, ना कि nobody या somebody के साथ, ठीक है। तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है the word church, house, school, shops are often omitted after a possessive case। अब अगर जैसे मुझे लिखना है कि सेंट जॉन्स चर्च है, सेंट जॉन जो है वो एक चर्च का नाम है, ठीक है। तो मुझे अगर लिखना हो कि मैं तुम्हें कल सेंट जॉन चर्च पे मिलूंगा, तो आई वोंट राइट आई yesterday I met my friend at सेंट जॉन चर्च। नो डाउट कि ये कोई गलत फॉर्म ऑफ सेंटेंस नहीं है, बट हम इसको यूजुअली कैसे लिखेंगे कि आई मेट हिम एट सेंट जॉन्स, ठीक है, ठीक है। लेट्स मीट एट वॉलमार्ट्स, ठीक है। दिस इज अ वॉलमार्ट एक मतलब शॉप या ऐसे कुछ हम बोल सकते हैं। अब लेट्स ऑल मीट एट माउंट कार्मेल्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया, मतलब इफ आई राइट लेट अस मीट एट माउंट कार्मल स्कूल, तो ये रॉन्ग सेंटेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ रॉन्ग सेंटेंस, बट यूजुअली इट इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग। जब हम apostrophe s यूज करते हैं, इट शोज हाउ मच इन डेप्थ नॉलेज वी हैव ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑफ द ग्रामर। एंड स्पेशली जब हम CAPF की बात करें, अगर ऐसे आ जाए आपको सेंटेंस लेट अस मीट एट माउंट कार्मल स्कूल्स और आ जाए ब्रैकेट में कि पोजेसिव केस में कन्वर्ट करो, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि इसको पोजेसिव केस में कैसे कन्वर्ट करना है, इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है the possessive case is chiefly used in the name of is used with the name of living things, ठीक है। तो usually अब अगर मैं बात करूं ये चीज उसकी है, इसकी है, मेरी है, तो हम लोगों का एक possession शो होता है बिकॉज वी आर लिविंग बींग्स। तो ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग्स का possession शो नहीं हो सकता, जैसे हमने अभी देखा सेंट जॉन्स, ठीक है, अभी ही हमने देखा एक एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होता, बट मोस्टली वी यूज इट विद द लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ बहुत ही रेयरली होता है। जैसे अगर मैं लिखूं दिस इज शिमलाज बेस्ट प्लेस, ठीक है, तो शिमला नॉन लिविंग थिंग है ना, मैंने पर फिर भी इसका पोजेसिव केस कर दिया, बट यूजुअली वी प्रेफर पोजेसिव केसेस विद नाउन
विद लिविंग जो है लिविंग थिंग्स, ठीक है। इट डजंट मीन कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है possessive case is also used with noun denoting time and weight or space at a day's journey, ठीक है। a minute's time, stone's throw away, in a heart's beat, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस है जो कि आपके सेंटेंस को ब्यूटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना हो कि आई बी देयर इन अ मिनट, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल ब्लैंड सेंटेंस, बट यही मैं लिखूं आई बी देयर इन अ हार्ट्स बीट। अब हार्ट्स बीट क्या, हार्ट कैसे बीट करता है, जल्दी बीट करता है ना हार्ट। हार्ट बीट का क्या मतलब है, ऐसे लब डब ऐसे ही होगा आपका हार्ट, यही आपके हार्ट की रिदम होती है। तो जब हम बोलते हैं ना हार्ट्स बीट, तो इसका क्या मतलब होता है कि वेरी क्विकली। ये सारे ना इडियम्स भी हैं, these are basically idioms and phrases also जो कि आप यूज कर सकते हो in your day to day life, that I'll be there in a heart speed, ठीक है। अगर मैं लिखूं his house is not far me is near mine, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं ऑल्टरनेटिवली ऐसा लिख दूं कि his house is at a stone's throw away from mine। अब stone's throw मतलब आप स्टोन को जब थ्रो करते हैं, ठीक है, तो आप जब स्टोन को थ्रो करते हैं तो स्टोन कितनी ज्यादा दूर जा पाएगा। तो एक ऐसा डिस्टेंस जहां पे आप पत्थर फेंके और वो पत्थर पहुंच जाए, मींस कि डिस्टेंस कम है, बिकॉज आप यहाँ से मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर तो पत्थर नहीं फेंक पाओगे, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा डिस्टेंस जो कि बहुत इजीली कवर हो जाए, जो बहुत शॉर्ट हो, ठीक है। तो इसकी जगह अगर आप ये यूज करोगे तो इट बेसिकली इम्प्रूव्स योर सेंटेंस, ठीक है। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब ये कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जिसको हम एज इट इज लर्न करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ इसको देखिए और साथ के साथ ही इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। तो जब हम बात करते हैं सोल्जर्स की, ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज नोन एज एन आर्मी, ठीक है। तो जब भी मैं सोल्जर्स की बात करूंगी तो मैं आर्मी का वर्ड यूज करूंगी, मैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स नहीं बोलूंगी। टुडे आई सॉ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, नो, टुडे आई सॉ एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अलायंस, अब हम जब देखते हैं, ठीक है, अभी हम न्यूज पढ़ते हैं तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अलायंस बनाती हैं, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अलायंस बनाती है, जैसे मान लीजिए बीजेपी है। बीजेपी अब जब जो है उसने पंजाब में किसके साथ अलायंस बना दिया है, आपका पंजाब लोक कांग्रेस के साथ बना दिया है, अलायंस बना दिया उन्होंने अपनी। अब आपने कभी ऐसा सुना है कि बीजेपी, या कभी भी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो बीजेपी एंड पंजाब लोक कांग्रेस फॉर्म अ फ्रेंडशिप, तो कभी फ्रेंडशिप तो नहीं फॉर्म होती है, तो वो क्या होती है, अलायंस फॉर्म होती है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि जापान इज इंडियाज अलाय, है ना, अलाय। हम कभी सुनते हैं, जब कभी ऑफिशियल टर्म्स में हम लोग जब भी अलायंसेस की फॉर्म करते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी पावर्स, कौन सी कंट्रीज किसके साथ एक फ्रेंडली टर्म्स में, तो हम क्या यूज करते हैं, अलायंस यूज करते हैं, ठीक है, या फिर अलाय यूज करते हैं। तो एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हम देखते हैं अपर हाउस लोअर हाउस, तो ये क्या है, असेंबलीज है हमारी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली है। नेक्स्ट है एन अटेंडेंस ऑफ सर्वेंट्स एंड पर्सन्स, ठीक है। जब हम अब स्कूल में भी लेते हैं ना हम लोग अटेंडेंस, ठीक है, तो जब हम पर्सन्स या फिर सर्वेंट्स की बात करते हैं तो हम कभी नहीं बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, नो, एन अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स। हम कभी नहीं बोलेंगे अ बंच ऑफ सर्वेंट्स, एन अटेंडेंस ऑफ सर्वेंट इज द करेक्ट फॉर्म। एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स, हम जब भी कोई ड्रामेटिक्स या फिर कोई भी पब्लिक स्पीच देते हैं या फिर कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि बहुत सारी ऑडियंस आई है, somebody who is there to listen you or watch you। A band of musicians and followers,
अ बैच ऑफ प्यूपिल्स और कैंडिडेट्स। हम लेते हैं ना हर कोचिंग अकेडमीज में, नया ये बैच शुरू हो चुका है, ये बैच शुरू हो चुका है, तो बैच ऑफ कैंडिडेट्स एंड बैच ऑफ प्यूपिल्स। प्यूपिल्स होते हैं जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म में, जैसे गुरुकुल्स होते थे, तो गुरुकुल्स में जो सीखने आते थे उस एक टुवर्ड्स अ रिलीजियस साइड जो होता है उसको हम प्यूपिल्स बोलते हैं। समबडी हु फॉलोज अ लीडर ऑन अ रिलीजियस बेसिस, तो उसको हम उनको प्यूपिल्स बोलते हैं। ठीक है। अ बैटरी ऑफ गन्स, ठीक है, जब बहुत सारी गन्स इकट्ठी हों तो हम क्या बोलेंगे, आई फाउंड, या फिर इन द रेड द एनआईए फाउंड अ बैटरी ऑफ गन्स। ठीक है, दे फाउंड अ बैटरी ऑफ गन्स। मैजिस्ट्रेट या फिर जज का क्या होता है, बेंच। ठीक है। हाउसेस, बिल्डिंग्स, इनका क्या होता है, ब्लॉक। अ बॉडी ऑफ मेन सोल्जर्स, पुलिस और लॉज। अ ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, इन्फेंट्री और आर्टिलरी, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अ बंडल ऑफ हे। अब हे क्या होता है, हे होती है आपका, जिसको हम बोलते हैं भूसा। देखा ना, हे ग्रास जो बिल्कुल सूखी सी होती है, येलोइश कलर की, भूसा बोलते हैं हे को, तो उसका क्या होता है, बंडल। अ क्लैन ऑफ पीपल। ठीक है। नाउ अ क्लाउड ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट देखी है आपने, वो लोकस्ट होती हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं, जिनको टिड्डी भी बोला जाता है, आई एम नॉट श्योर बट ऐसा ही कुछ इनको कहा जाता है। तो ये बेसिकली इंसेक्ट्स होते हैं, तो इनका हम क्या बोलते हैं, क्लाउड ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा कि आई सॉ अ ग्रुप ऑफ लोकस्ट्स, इट्स ऑलवेज अ क्लाउड ऑफ लोकस्ट्स। ठीक है। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म। ठीक है। तो काफी बार ये आप पूछा भी जा सकता है, कलेक्टिव, और ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं आपके, अलायंस, आर्मी, अटेंडेंस, दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है। तो अ स्वॉर्म ऑफ बीज डेफिनेटली कैन बी आस्क्ड। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड्स हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, एवरीबडी नोज दिस। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ट्रस्टीज। अ कैरवां ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है, जहां पे बहुत सारे मर्चेंट्स एक साथ हों, उनको हम बोलेंगे देयर वाज अ कैरवां ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है। अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड, स्पेलिंग लर्न कर लो अभी, साथ के साथ ही कंसाइनमेंट के स्पेलिंग लर्न कर लो, बुके के स्पेलिंग लर्न कर लो। ठीक है, साथ के साथ ही इनको लर्न कर लो। ठीक है। अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, हम बोलते हैं ना इस शिप से कंसाइनमेंट आ गया। फिर अ कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। अ सेंचुरी ऑफ रन्स। अ फैगट ऑफ स्टिक्स। अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन की स्पेलिंग लर्न कर लो। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स। अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ कैटलॉग ऑफ बुक्स। अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस, हम बोलते हैं ना कि दिस इज माई क्लोज्ड सर्कल या फिर क्लोज सर्कल। अ लिटर ऑफ पपीज, ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ पपीज ये नहीं यूज करेगा, इट इज कॉल्ड अ लिटर ऑफ पपीज। Yesterday I went outside my house and I found a litter of puppies. A chain of mountains. ठीक है, you won't say I saw a lot of mountains. I saw a chain of mountains. A mob of rioters. अब rioters क्या होते हैं, rioters होते हैं जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रायटर्स बोलते हैं। तो रायटर्स का क्या होगा, मॉब ही होगा। ठीक है, हमने सुना ना मॉब लिंचिंग, तो मॉब लिंचिंग क्या होती है, बहुत सारे जो राइट करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले लोग किसी को मार देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग। ठीक है। तो कभी भी प्रोटेस्टर्स के लिए हम ग्रुप, मैनी ये नहीं यूज करेंगे, इट विल ऑलवेज बी अ मॉब। अ फ्लोटिला ऑफ बोट्स। अ कॉन्ग्रीगेशन की स्पेलिंग लर्न कर लो, ऑफ वर्शिपर्स। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अ कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल। अ कोर ऑफ, अब ये जो है ना इसको हम लिखते तो CORPS, कॉप्स है, ये होता लेकिन कोर है। ठीक है। अ कोर ऑफ सोल्जर्स, वॉलंटियर्स और पुलिस। अ करिकुलम ऑफ स्टडीज। अ क्रू ऑफ सेलर्स एंड अ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, ये कुछ
वर्ड्स है जिनको एज इट इज लर्न करो। इसका पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे ग्रुप पे, बट इसको एज इट इज जो है वो आपने लर्न करना है। ठीक है, अब कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, ये भी कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है ये। ADVICE एडवाइस, सिंगुलर में इसका मतलब होता है किसी को अपनी ओपिनियन देना या फिर सजेशन देना, जैसे कि द टीचर गेव मैनी पीस ऑफ एडवाइस, मैनी pieces of advice to the students before the exam। ये हो गया एग्जाम, और ये एडवाइस हो गया आपका सजेशन या फिर जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी सलाह देना। ठीक है, एडवाइसेस जब प्लूरल में होता है तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, एडवाइस और मतलब इसमें आपका जो आपका कोई भी एडवाइस, कोई सलाह देने में, और कोई इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आपने किसी को कुछ डेटा या फिर कोई खबर आपने बताई। ठीक है, द इन्विजिलेटर गेव एडवाइसेस टू द स्टूडेंट बिफोर एग्जाम। तो ये एडवाइस क्या है, इंफॉर्मेशन कि आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा है, आपको रोल नंबर आंसर शीट पे ऐसे लिखना है, तो ये आपका एडवाइसेस प्लूरल का मतलब होता है। तो कुछ बच्चे कैसे लिख देते हैं, द टीचर गेव मेनी एडवाइसेस टू द स्टूडेंट बिफोर एग्जाम, और यहाँ पे उनको उनका एडवाइसेस से मतलब होता है टीचर्स ने बहुत सारी सलाह दी बच्चों को, बट वो गलत है। एडवाइसेस इन प्लूरल फॉर्म मींस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। जैसे अगर मैं लिखूं द इन्विजिलेटर गेव एडवाइसेस टू द स्टूडेंट्स बिफोर एग्जाम, मतलब उसने इंस्ट्रक्शंस दिए, इंफॉर्मेशन दी कि आपको एमआर शीट, जैसे आप सीडीएस का पेपर, एनडीए का पेपर, सीएपीएफ का पेपर देने जाते हो, तो इन्विजिलेटर आपको क्या देता है, एडवाइसेस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये आपकी ओएमआर शीट है, यहाँ इसको आपको ऐसे फिल करना है, इसको वैसे फिल करना है, वो आपकी एडवाइसेस होती है। क्लॉथ इन सिंगुलर फॉर्म मीन्स अनफिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं कि हम जो कपड़ा लेते हैं, जैसे आप बाजार गए हो ना, 2 मीटर बोलते हैं ना कि भैया 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कॉटन का कपड़ा दे दो, तो वो होता है आपका क्लॉथ, पीसेस ऑफ क्लॉथ। अगर आपको इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना था, इसको क्लॉथ, क्लॉथ्स लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आ गया क्लॉथ। पर क्लोथ्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्लॉथ, इट्स कॉल्ड क्लॉथ। नाउ इसको हम क्लॉथ्स नहीं बोलेंगे, इसको क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स, clothes। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड क्लॉथ। ठीक है, इसको क्लोथ नहीं बोलना, ठीक है, क्लॉथ बोलना, और इसको क्लॉथ्स नहीं बोलना, इसको क्लोथ्स बोलना है। ठीक है, तो क्लोथ जब सिंगुलर फॉर्म होता है, एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, वो अनफिनिश्ड है, कुछ बना नहीं है उससे, उसको उससे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे वी गेव क्लॉथ टू अ टेलर टू गेट द क्लोथ्स स्टिच्ड। अब क्लोथ्स का मतलब क्या होता है, गारमेंट्स। अब हमने पढ़ा था ना, अभी थोड़ी स्लाइड्स पहले हमने पढ़ा क्लोथ्स शॉप। तो क्लोथ्स शॉप का क्या मतलब, कोई ऐसी शॉप जहाँ पे गारमेंट्स मिलते हैं, जो फिनिश्ड गारमेंट्स है वो मिलते हैं आपको। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड क्लोथ्स। वी गेव क्लॉथ टू अ टेलर टू गेट द क्लोथ्स स्टिच्ड। नेक्स्ट है कलर। कलर आपको पता है, रंग, रेड इज माई फेवरेट कलर, दिस इज आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ कलर। बट कलर्स, कलर्स आप ऑब्वियसली प्लूरल में लिख सकते हो, आई सॉ डिफरेंट कलर्स, दैट्स ऑल्सो ट्रू, बट एक प्लूरल फॉर्म कलर्स का ये भी मतलब देता है आपका कि आपकी ट्रू पर्सनैलिटी क्या है। शी शोड मी माई ट्रू कलर्स, अ रियलिस्ट सीज द ट्रू कलर्स ऑफ पीपल। हम बोलते हैं ना, आई हैव सीन योर ट्रू कलर्स, आई हैव सीन योर ट्रू कलर्स, तो ये भी मतलब होता है कलर्स का। एक इसी के साथ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है, बल, ताकत। बट उसी तरीके से फोर्सेस प्लूरल में भी हम लिखते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं, ये बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स को मैं धक्का मार के आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है, और ये आगे बढ़ रहा है, तो इस पे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, 2-3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, पुश फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रही है। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स। ये फोर्स का जो प्लूरल फॉर्म है, बल और ताकत का प्लूरल फॉर्म फोर्सेस हो सकता है, बट एक फोर्सेस क्या होती है आपकी, आर्मी। हम बोलते हैं ना, आई वांट टू जॉइन द फोर्सेस, तो एक फोर्सेस आर्मी भी होती है। ठीक है,
अगेन यही आ गया ना जो मैं आपको बोल रही थी कि सिंगुलर में इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, ताकत, अप्लाई फोर्स टू ओपन द डोर, एंड प्लूरल में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग फोर्सेस बोलते हैं। तो कोई भी बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा आई वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्स, ऐसे तो नहीं लिखते ना हम लोग, कभी आर्म्ड फोर्स नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम आर्म्ड फोर्सेस लिखते हैं, क्योंकि फोर्सेस इन प्लूरल डिनोट्स अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कंटेंट सिंगुलर, कंटेंट सिंगुलर फॉर्म में होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कि मतलब मैं एकदम संतुष्ट हूं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है, ये कंटेंट जो होता है ना, एक इसका मतलब ये भी होता है कि कोई भी चीज उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो आपके पार्ट्स डिनोट करता है। आई एम कंटेंट विद द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक, मैं इस बुक के जितने भी पार्ट्स हैं या जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे क्या हूं, सेटिस्फाइड हूं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लाइट। लाइट का मतलब रेडियंस, जो रोशनी। ठीक है, देयर वाज अ लाइट ऑन द एस्थेटिक्स फेस। ठीक है, और लाइट्स का क्या मतलब होता है, लैम्प्स, जो आप लगाते हो ना, एलईडी लाइट्स, फेरी लाइट्स, तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं। ठीक है। नाउ दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो इसका मतलब ये वाली लाइट नहीं है जो सन से निकलने वाली लाइट है, वो नहीं है, इट इज द एलईडी या फिर जो दिए की लाइट होती है वो सब। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पीपल एंड पीपल्स। अब हम लोगों ने जैसे हेयर वाला जो टॉपिक था जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, हेयर एंड हेयर्स, डियर एंड डियर्स, तो हमने क्या बोला था कि हेयर को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में भी हेयर लिखते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी हेयर लिखते हैं, बट हम हेयर्स कब लिखते हैं, जब हम दो डिफरेंट लोगों के हेयर की बात करें या फिर दो कंट्रास्टिंग हेयर क्वालिटी को डिस्टिंग्विश करें, जैसे hairs of Europeans are different from that of Indians। ठीक है, उस केस में हम क्या लिखते हैं, hairs लिखते हैं। सिमिलरली people को हम क्या लिखते हैं, अगर एक mass of people है ना, ये people क्या हुआ, mass of people, लोग। ठीक है, हम क्या लिखते हैं यूजुअली, people of India, these are people of India, या we are people of India। We don't write we are peoples of India, we don't do that, but when we are talking about two different ethnicities या फिर दो different cultures के लोगों की बात करते हैं, दो different countries के लोगों की बात करते हैं, तो हम लिखते हैं peoples। जैसे कि peoples of Europe are different from peoples of India, right? नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है आपका, हम एक्सरसाइज करते हैं कोई प्रोफेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं अब हॉस्पिटल जाती हूँ तो व्हाट आई डू देयर, आई गो एंड आई प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल। ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलते हैं आपको, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशन, बट वन इज प्रैक्टिसेस। अब ये वाला प्रैक्टिस सिंगुलर फॉर्म में भी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो दूसरा प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस होता है वो क्या होता है आपका, हैबिट। ठीक है, शी प्रैक्टिसेस मैथमेटिक्स क्वेश्चंस एवरी डे। ठीक है, या फिर शी प्रैक्टिसेस बैडमिंटन एवरी डे, दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड हैबिट। ठीक है, कस्टम एंड कस्टम्स। कस्टम इज अ ट्रेडिशन। ठीक है, रिस्पेक्टिंग ईच अदर इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ आर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, या फिर पार्ट ऑफ आर कस्टम। तो दूसरा जो कस्टम्स है प्लूरल फॉर्म का डिपार्टमेंट है, जैसे हमने डिस्कस किया ना, कस्टम्स ड्यूटी, ये ड्यूटी या फिर कस्टम्स ड्यूटीज। ठीक है, तो दैट इज आपका कस्टम्स। द कस्टम्स डिपार्टमेंट सीज्ड इलीगल गुड्स एट द एयरपोर्ट। तो नेक्स्ट हम करेंगे सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स। तो ये आपके आ गए सिनोनिम्स और ये आ गए एंटोनिम्स। सो नाउ सिनोनिम्स में पहला हम सिनोनिम क्या करेंगे, बॉडी। ठीक है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बॉडी। तो इसका मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज इनडिसेंट, यानी कि इनडिसेंट ह्यूमर, इनडिसेंट ह्यूमर। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या है, इरोटिक एंड कोर्स। So now erotic, all of you know what erotic means, something which is not very decent to witness or watch. And coarse means something which is rough. For example, जैसे आपने
सैंड देखी है? सैंड एक होती है ना जो बहुत फाइन सैंड होती है, जैसे राजस्थान के जो डिजर्ट एरियाज है वहां मिलती है, और दूसरी सैंड होती है जो बहुत कोर्स होती है, ग्रेनी होती है। ग्रेनी इज द वर्ड, ठीक है। और दूसरा इसका मतलब होता है समथिंग विच कैन अनॉय यू इन अ indecent manner, something that can offend you, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या है? डिसेंट एंड मॉरल। अब मैं इसको अगर सेंटेंस फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? he was being bawdy but he also knew his limits, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपका बैरियर। बैरियर आपको पता है रुकावट, किसी भी तरह की रुकावट। इट कैन बी इन फिजिकल फॉर्म्स ऑल्सो, इट कैन बी इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स ऑल्सो। अब जैसे फिजिकल फॉर्म में मैं बोलूँ, बैरिगेटिंग जो करते हैं ट्रैफिक वाले करते हैं ना, बैरिगेटिंग, बैरिगेट्स लगाए होते हैं रोड्स के ऊपर, तो वो आपका फिजिकल बैरियर आ गया। और एब्स्ट्रैक्ट बैरियर आ गया कि अगर मान लो मुझे फियर ऑफ हाइट्स है, ठीक है, दैट इज द बैरियर दैट स्टॉप्स मी फ्रॉम ट्राइंग स्काई डाइविंग, ठीक है। तो ये आपका आ गया बैरियर। इसमें सिनोनिम्स वही बैरिगेट एंड ऑब्स्टिकल्स। अब बैरिगेटिंग हम बोलते हैं जैसे ट्रैफिक वालों ने बैरिगेट्स लगाए, बट कभी कभी ना हम लोग सेंटेंस को ब्यूटिफाई करने के लिए या फिर बेटर बनाने के लिए वी कैन यूज सच वर्ड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको, कभी हम जैसे पढ़ रहे होंगे एंड कुछ ऐसी कोई ऐसी चीज निकल के आएगी तो आई टेल यू इन एग्जांपल्स कि मैं क्या क्या बात कर रही हूँ। एंड इसके एंटोनिम्स क्या है? असिस्टेंस एंड लिंक, समथिंग विच असिस्ट्स यू इन डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है बैरन। बैरन मीन्स बंजर, समथिंग विच इज डेसोलेट, स्टेराइल, जहां पे कुछ उग नहीं सकता, ठीक है। अब बैरन टेक्निकली तो होता है बंजर। ना अगर मुझे एक सेंटेंस बोलना हो, मुझे बोलना हो कि वो बिल्कुल भी क्रिएटिव आदमी नहीं है, उसके पास तो आइडियाज ही नहीं है, तो ही इज नॉट एट ऑल क्रिएटिव, हिज माइंड इज बैरन when it comes to ideas या न्यू आइडियाज, ठीक है। तो बैरन का मतलब होता तो बंजर है, बट मैंने इसको कैसे स्मार्टली एक ऐसे वर्ड में डाल दिया जहां पे ये अपना कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज कर रहा है कि उसका दिमाग तो बहुत बंजर है। बंजर इन द सेंस स्टेराइल है, कोई आइडियाज जनरेट नहीं हो सकते। जैसे सॉइल होती है, स्टेराइल सॉइल का मतलब क्या होता है कि वहां पे कोई भी क्रॉप्स जो है वो नहीं उगते, वैसे ही उसका दिमाग बैरन है, वहां पे कोई आइडियाज नहीं जनरेट होते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली तो बंजर, दिमाग बंजर कैसे हो सकता है, ठीक है, बट यू कैन यूज सच वर्ड्स इन अ कॉन्टेक्स्ट जहां पे इनका मीनिंग जो है वही निकल के आएगा, एंड रादर योर सेंटेंस विल ऑल्सो बी वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेरूके। बेरूके का मतलब होता है कोई भी 18th या 17th सेंचुरी का म्यूजिक या फिर बहुत ही डेकोरेटेड आर्किटेक्चर, ठीक है, मोस्टली यूरोपियन आर्किटेक्चर, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और इसके सिनोनिम्स क्या है? फ्लोरिड एंड गिल्ट एंड, अब देखो बहुत डेकोरेटेड आर्किटेक्चर है, ठीक है, मतलब बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड हाई लेवल का आर्किटेक्चर है, इसका ऑपोजिट क्या आएगा? प्लेन एंड अनअडॉर्न्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज बार्बरस। बार्बरस के मतलब निकल के आते हैं अनसिविलाइज्ड, ठीक है, जैसे कि आदिवासी हो गए या फिर somebody that is not very familiar with human civilizations, ठीक है। जैसे आपने सुने होंगे ना काफी आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ऐसी ट्राइब्स या कुछ ऐसे आदिवासी रहते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन वर्ल्ड से फेमिलियर नहीं है, एंड वहाँ पे जाना इज लीगली नॉट अलाउड, वो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है उनको अपने हैबिटेट में। सो दे आर बार्बरस, दे आर अनसिविलाइज्ड, एंड इट ऑल्सो मीन्स समथिंग विच इज वेरी ब्रूटल, ठीक है, बहुत ही ब्रूटल है या फिर प्रिमिटिव है, पुराना है काफी, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या है? परप्लेक्स एंड फ्रस्ट्रेट, और इसका एंटोनिम क्या है? सिविलाइज्ड। तो अब हम बात करेंगे इडियम्स के बारे में, ठीक है। इडियम्स में पहला इडियम है कट समबडी सम स्लैक। इसका क्या मतलब हुआ? किसी को कुछ किसी तरह का रिलैक्सेशन देना, ठीक है।
आपने स्कूल में देखा होगा कोई ना कोई ऐसी टीचर होती है ना जो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, जो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट मार्किंग करती हैं, बिल्कुल एकदम स्पेलिंग की भी छोटी छोटी गलतियों की जो है वो मार्क्स काट देते हैं, ठीक है। द वेरी क्रिटिकल कि अच्छा यहाँ पे इज मिस कर दिया तो चलो नंबर काट देते हैं, यहाँ पे ई की स्पेलिंग ई नहीं लिखा स्पेलिंग में तो चलो मार्क्स काट देते हैं। सो वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। तो तब हम बोलते हैं कट समबडी सम स्लैक, ठीक है। तो that teacher is very strict in marking. She should cut the students some slack, ठीक है। She should cut the students some slack, ये आपका आ गया इसका सेंटेंस फॉर्म। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनको रिवाइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनके मतलब जान के इनको सेंटेंस फॉर्म में लिखो। अगर इनिशियली आपको सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं, आप इंटरनेट पे इतने सारा सब कुछ अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं कि इनके सेंटेंसेस कुछ आप पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी लग सके। नहीं तो आप डाउट्स में भी डाल सकते हैं अपने कॉमेंट सेक्शन में, हम आपकी डेफिनेटली इसमें हेल्प करेंगे। Go back to the drawing board. Going back to the drawing board means to start over. अब जैसे CDS, NDA, FCAT इन सब का रिजल्ट आया है, राइट, ठीक है। तो काफी बच्चे हैं जो अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर वर्किंग हार्ड जो नहीं इस बार क्लियर कर पाए, बट आई एम श्योर अगली बार क्लियर कर लेंगे। तो अगर मुझे उनके रिस्पेक्ट में कुछ बोलना हो तो व्हाट विल आई से, इट्स not the time to get disheartened. Go back to the drawing board again, ठीक है। That they should start over again and they should not sit and feel disheartened, ठीक है। नेक्स्ट आपका इडियम है हिट द सैक, ठीक है। हिट द सैक का मतलब क्या हुआ, गो टू स्लीप। बहुत सिंपल सेंटेंस है, आई फील दैट आई एम टायर्ड, आई शुड हिट द सैक, आई शुड स्लीप। ऑन द बॉल इज डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है। कोई भी अच्छा आप काम करते हैं तो मीन्स यू आर ऑन द बॉल। I have done all my work before time, ठीक है। I am on the ball कि मैंने अपने दिए गए समय से पहले ही सारे काम खत्म कर दिए। I am on a ball, I am doing a good job. That's the last straw. That's the last straw को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, पानी सर के ऊपर से निकलना, ठीक है। She has been nagging me for a while now. This was my last straw, ठीक है। मतलब अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, माई पेशेंस हैज रन आउट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस करते हैं नए पैटर्न में, न्यू पैटर्न के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेयर एंड बियर, बेयर मीन्स नेकेड, ठीक है, या फिर ओपन टू सी, ओपन फॉर एवरीबडी टू सी। बेयर आईज, बेयर आईज मतलब ना आपने चश्मे नहीं पहने हैं, खाली आंखों से आप देख रहे हैं, ठीक है। बेयर स्किन, कपड़े ना पहने होना, ठीक है। और बेयर तो आपको पता है एनिमल होता है बेयर, ठीक है। बैरन विच इज माइनर रॉयल्टी। अब यहाँ पे मैं आपको 3-4 वर्ड्स लिख के बताती हूँ, ठीक है। जेंट्री, no, I'll not start with gentry, I'll start with royalty, gentry,
रॉयल्टी, नोबिलिटी, जेंट्री एंड क्लर्जी। ठीक है, रॉयल्टी इज व्हाट? रॉयल्टी इज द किंग एंड द क्वीन। ठीक है, नोबिलिटी इज व्हाट? नोबिलिटी इज ड्यूक एंड डचेस। ठीक है, ड्यूक एंड डचेस या फिर प्रिंस एंड प्रिंसेस। जेंट्री इज पीपल ऑफ हाई सोशल क्लास, हाई सोशल क्लास। एंड क्लर्जी इज व्हाट? द बिशप्स। ठीक है, अब आपने देखा होगा, ये मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू जो ब्रिटिश मोनार्की थी, अभी तो करंटली पता है ना यूके में ही बची हुई है। ठीक है, तो आपके जो प्रिंस विलियम है एंड जो आपकी केट मिडल्टन है वो आपके क्या है? ड्यूक एंड डचेस हैं। दे आर ऑल्सो द नोबिलिटी। एंड प्रिंस हैरी एंड मेगन मार्कल, दे आर ऑल्सो योर नोबिलिटी। ठीक है, जेंट्री इज ऑल द पीपल ऑफ द सोशल हाई क्लास, जो कि मे बी रॉयल फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, या रॉयल फैमिली के बहुत डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, या फिर somebody in the society जो बहुत हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, दे आर जेंट्री। एंड जो क्लर्जी है वो बिशप्स। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोनेशन सेरेमनी होती है जिसमें जो किंग या फिर क्वीन है उनको क्राउन मिलता है और अनॉइंट होते हैं। वो अनॉइंट का मतलब एक होली ऑयल लगता है उनपे, जो कि ये सिंबलाइज करता है कि गॉड हैज चोजन देम एज देयर सक्सेसर्स ऑन दिस अर्थ। तो वो कौन करते हैं? आपके बिशप्स करते हैं, करेक्ट। तो उनको क्लर्जी बोलते हैं। और ये चीज याद रखना, ये जो चारों टर्म्स मैंने लिखे हैं ना, नोबिलिटी, ये अपना रॉयल्टी, नोबिलिटी, जेंट्री, क्लर्जी, ठीक है, इन सब के साथ क्या यूज होता है? प्लूरल वर्ब्स यूज होते हैं। The royalty are here, the nobility are here, यहाँ gentry are there, the clergy were present in the ceremony, the clergy were there at the coronation ceremony। ठीक है, तो ये आपके प्लूरल लेते हैं। अब बैरन है, बैरन इज अनेबल टू बेयर चाइल्ड, या फिर समथिंग विच इज इनफर्टाइल। अब देखो अब इसको कितना ब्यूटिफुली, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब तो एक स्पेसिफिक होता है, बट आप उनको ब्यूटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो ना। आप मतलब यू कैन यूज देम टू ब्यूटिफाई द सेंटेंसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अब जैसे बैरन की ही बात कर लूं तो his barren mind couldn't generate ideas। ठीक है, अब ना तो दिमाग में वो कैपेबिलिटी है कि वो चिल्ड्रन बेयर करे, ना ही दिमाग में वो कैपेबिलिटी है कि उसमें कुछ उगाया जा सके। ठीक है, इट्स नॉट अ लैंड, बट इन अ वेरी मेटाफोरिकल वे आप क्या बोलते हैं कि हिज बैरन आइडिया कुड नॉट जनरेट, हिज बैरन माइंड कुड नॉट जनरेट द आइडियाज। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस को ब्यूटिफाई कर सकते हैं। बेरी इज अ स्मॉल फ्रूट, जैसे मलबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, क्रैनबेरी। और बरी मतलब दफनाना या फिर टू टेक अंडर, या दबा देना किसी चीज को। बेस होती है फाउंडेशन, ठीक है, एंड बेस तो पता ही है आप लोगों को, म्यूजिक वाला बेस। आई थिंक आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट। बेसिस मतलब प्लूरल ऑफ बेस, जैसे एसिड बेस वाला बेस, या फिर ये वाला जो बेस है। और बेसिक मतलब कोई ऐसी चीज जिस, नॉट बेसिक, बेसिस, दिस इज बेसिस, BASIS। ठीक है, बेसिस मीन्स कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर पूरी चीज निर्धारित हो या आधारित हो। ठीक है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ यू अक्यूजिंग मी, किस बिना पे तुम मुझे अक्यूज कर रहे हो, दैट इज द बेसिस। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप लोग take your notebooks or a page, ठीक है, while I'm reading the sentence you try to figure out the answer while you pause the video pause कीजिए, sentence पढ़िए and खुद से आंसर figure out करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, and then you can again play the video play करके आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो आपने सही लिखा है या नहीं। अगर आपने सही लिखा है, वेरी गुड, give yourself 1 point। और अगर गलत हो गया, no problem, just go back to that part of the video और आप उसको रिवाइज कीजिए उस पार्ट को। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। तो हमने अभी शुरू में ही डिस्कस किया था कि ऑर्डर जो है उसको हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं, तो ये क्या आएगा? ऑर्डर्स। ठीक है, सो नाउ आपको इससे पता चला, जब आप रूल
के साथ में कोई भी चीज करते हैं तो कुछ देखो ये कितना सिंपल सा था, कितनी बार बच्चे इसमें नो एरर मार्क कर देते। ऑनेस्टली आस्क योरसेल्फ, अगर आप ये क्वेश्चन पेपर में देखते तो क्या आप इसको नो एरर मार्क करते, या क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाते कि यहाँ पे ऑर्डर की जगह ऑर्डर्स आना है। ठीक है, तो रूल के साथ ही बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, अब यहाँ पे प्लूरल हो गया तो ये हैज वर्ब भी क्या चेंज हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। Although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि it is never alphabets, it's alphabet unless हम दो जो है लैंग्वेजेस के अल्फाबेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो दिस इज ऑप्शन सी। There are 2 scores of books which are lying unused in the library. Now हमने क्या डिस्कस किया था, कोई भी क्वांटिटी मैंने आपको कही थी, मेजरिंग क्वांटिटी, स्कोर, डजन, इनके आगे अगर नंबर लिखा है तो ये सिंगुलर रहते हैं, अगर लेकिन नंबर नहीं लिखा है, क्वांटिटी नहीं लिखी है तो ये प्लूरल हो सकते हैं। तो देर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। अगर यही यहाँ पे मैंने ऑप्शन में 2 नहीं दिया होता आपको, ठीक है, सिर्फ स्कोर्स होता, देर आर स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, तो ये नो एरर होता। बट क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एस हटा देंगे स्कोर्स का। Next है children are prone to making mischiefs if they have nothing to do. Now I know most of you will not be able to identify the error here, क्योंकि ये एक जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि डेयर को हम प्लूरल में डेयर बोलते हैं, वैसे मिस्चिफ को मिस्चिफ ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं मिस्चिफ को प्लूरल कैसे कर सकती हूँ, मैं मिस्चिफ को प्लूरल कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं बोलूँ कि मदर्स लव देयर चिल्ड्रन अ लॉट, ठीक है, या फिर mothers are prone to loving their children, तो मैं उसको love को plural कैसे कर सकती हूँ, मैं उसको measure नहीं कर सकती ना, तो ये mischief ही आएगा। Then sheep are economically useful and they are so reared in the hills, ठीक है, तो ये sheep हमने क्या डिस्कस किया था, it is sheep। तो हमने क्या क्या वर्ड डिस्कस किए, hare, ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, hare, fish, sheep, deer, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हमने जो डिस्कस किए थे जो कि सिंगुलर ही रहते हैं। ठीक है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। ठीक है, ये भी हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया था कि कंटेंट हमेशा कंटेंट्स के फॉर्म में लिखा जाता है ना, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। ठीक है, अच्छा, दिस इज वन मोर थिंग दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक अ नोट ऑफ। ये एक और रूल है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कि लव, हेट, सैड, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मच। ठीक है, आई हैव मच लव फॉर यू, ठीक है, आई हैव मच हेट फॉर दैट पर्सन, ठीक है, आई एंजॉयड वेरी मच, हम ये नहीं बोलते ना आई एंजॉयड वेरी मैनी, इट्स आई एंजॉयड वेरी मच। ठीक है, और जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे कि एग्स, चिल्ड्रन, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इनके साथ हम मैनी यूज करते हैं। I have many flowers in my gardens, I have many fruits in my garden। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के साथ many एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ much। ठीक है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, ओके, प्लीज मेक नोट ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव मच वर्क टू डू, मच एंड नॉट इवन वर्क्स, वर्क, वर्क टू कंप्लीट। You should always be true to your words if you are to succeed in life। ठीक है, now words के ना 2 मतलब होते हैं। ठीक है, एक तो words हो गए जो मैं लिख रही हूँ, जैसे this is a word, this is a word, this is a word, एक तो यही word हो गए जो कि आपके कुछ मीनिंग बताते हैं किसी चीज को, और एक words होते हैं, एक word आपका होता है promise। इसको हम लोग लिखते हैं वर्ड के ही फॉर्म में। ठीक है, इसको वर्ड्स नहीं लिखते, दिस इज वर्ड। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना एडवाइस एंड एडवाइसेस, है ना, कि दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं, उसी तरीके से जो ये वर्ड्स प्लूरल है ना, इसके मतलब होते हैं ये वाले वर्ड, वर्ड एंड वर्ड्स। ठीक है, तो अगर मैं सिंगुलर वर्ड लिखूं और प्लूरल वर्ड्स लिखूं तो दोनों का मतलब हो सकता है ये वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स, ये वर्ड्स, ये वर्ड। ठीक है, सिंगुलर हुआ तो वर्ड, प्लूरल हुआ तो वर्ड्स। बट एक होता है वर्ड, ठीक है, वो उसका मतलब होता है प्रॉमिस,
वो प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज कर सकते आप, दैट इज सिंगुलर, ठीक है। आई हैव गिवन यू माई वर्ड, ठीक है, यू नेवर गिव योर वर्ड्स, आई हैव गिवन यू माई वर्ड, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। आई ऑलवेज कीप माई वर्ड, मैं हमेशा अपना प्रॉमिस रखती हूँ, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, समझे। मतलब ये वर्ड्स प्लूरल में अगर आएगा तो इसका मतलब मालूम है क्या पड़ जाएगा, ये वाले वर्ड्स, ट्रांसफर, स्टडीड, हैज, टू, नॉर्मल वर्ड्स जो हम बोलते हैं। बट व्हेन यू से यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, सिंगुलर वर्ड, यू मीन कि आप वो चीज प्रॉमिस कर रहे हैं, जो आपने प्रॉमिस किया है, आपने जो अश्योरेंस दिया आपको उससे स्टिक करना चाहिए। It is a pity that even 5 years old boys are engaged in hazardous factory. तो हमने ये पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था कि this is supposed to be a 5-year-old boys, ठीक है, 5-year-old boys. Now इसका ना एक कंसेप्ट है, अब ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप 5-year-old ही लिखोगे, कभी हम नहीं बोलते हैं कि she is 5 years old, ठीक है, कि she is 5 years old, है ना। तो इसका वैसे तो कंसेप्ट में आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव जो पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी, बट एक बार मैं आपको ब्रॉडली बता देती हूँ। जब मैं लिखती हूँ ना 5 year old और 5 years old, तो यहाँ पे है ना जो ईयर, ये ईयर आपका पता है क्या है, ये आपका यहाँ पे 5 year आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये पूरा फ्रेज जो है ना 5 year old, ये आपका एडजेक्टिव है कि he is 5 year old, ठीक है। मैंने ये प्रोनाउन है मेरा, मैंने मेरे प्रोनाउन की क्वालिटी इस फ्रेज ने डिस्क्राइब कर दी, he is 5 years old, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। और 5 years old, ठीक है, ये ओल्ड जो है ना ये आपका क्या है, एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई कर रहा है आपका ईयर्स, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका एडवर्ब फॉर्म, ठीक है। इसको हालांकि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी आपसे। तो जब हम बात करते हैं नाउन के रिस्पेक्ट में, अभी क्या है आपका, अभी ये देखो, इट इज अ पिटी दैट इवन अ 5 year old बॉयज, बॉयज आपका नाउन है ना, नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये आपका किस फॉर्म में आएगा, एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा, इसीलिए यहाँ पे ये सिंगुलर है। अगर ये एडवर्ब फॉर्म में होता, ठीक है, अगर ये होता इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old, बॉयज नहीं होता, इवन 5 years old आर एंगेज्ड इन द हैजार्डस फैक्ट्री, तो ये आपका क्या आता, ईयर्स के फॉर्म में आता, ठीक है। इसको वील डिस्कस इन डिटेल व्हेन वील कम टू आवर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आल्सो, ठीक है, तब भी इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई गेव हिम 200 रुपीज नोट फॉर डिपॉजिटिंग। अब हमने क्या किया था, 200 मेजरिंग क्वांटिटी है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, रुपी। आई गेव हिम 200 रुपी नोट फॉर डिपॉजिटिंग, सॉरी, आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग, आपने उसको 200 रुपए के नोट्स जो है वो डिपॉजिट करने के लिए दिए, ठीक है। इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये एडवाइस क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, इट्स अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया आपका, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, इन सब के साथ हम लोग आई सॉ अ सीनरी, तो दैट्स रॉन्ग, यू डोंट यूज आर्टिकल्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स, तो यहाँ पे एन एडवाइस रॉन्ग है, इट विल बी जस्ट एडवाइस। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स, तो ये हमने किया इस वीडियो में, क्या आएगा, somebody else's, ठीक है। जब भी हम somebody बताया था ना अभी, somebody else या anybody else लिखते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे apostrophe लगाते हैं, तो ये हमारा possessive केस हो जाता है। She misplaced her spectacle and is now feeling great difficulty in studying, ठीक है। तो अब इसी के साथ एक और चीज लिख लो, एक और चीज का नोट बना लो,
कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो पेयर के फॉर्म में होते हैं, जो सिंगल आते ही नहीं है कभी, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पेयर में ही आते हैं। क्या होती हैं ऐसी चीजें? सिजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, या फिर जिनको हम बोलते हैं आपका ग्लासेस, ये भी चश्मे ही होते हैं। टोंग्स होती है ना, रोटियां जिससे उठाते हैं, गरम, जब रोटियां गर्म होती हैं उनसे उठाते हैं, तो ये पैर के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये सेपरेट तो हो नहीं सकते, तो हम इनको ऐसे ही यूज करते हैं, ठीक है। आप कभी ऐसे बोलते हो मुझे जब काफी बार आपने देखा होगा ना, लोगों को बोलते हैं यार मुझे सीजर देना, रॉन्ग, इट इज सिजर्स, ठीक है। ग्लासेस हम बोलते हैं हैव यू सीन माई ग्लासेस, तो उसी तरीके से शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स, ठीक है। Arabian Nights are a collection of a very important are a collection of very interesting episodes of adventure. So Arabian Nights यहाँ पे क्या है? Arabian Nights एक बुक का नाम है, ठीक है। It is one book, एक बुक है जिसका टाइटल है Arabian Nights। तो ये प्लूरल तो फॉर्म में तो नहीं आएगी, क्योंकि है तो एक ही किताब है ना Arabian Nights, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ हैरी पॉटर, तो मैं इज लिखूंगी ना हैरी पॉटर के साथ, क्योंकि एक ही किताब है वो। और उसी हिसाब से अरेबियन नाइट्स टाइटल हालांकि उसका प्लूरल हो सकता है, ठीक है, उस बुक का नाम अरेबियन नाइट्स हो सकता है, बट उससे वो किताबें दो थोड़ी हो जाएंगी, किताब तो एक ही रहेगी। अरेबियन नाइट्स पता है कौन सी है? अलादीन वाली, ठीक है। तो ये अलादीन वाली जो बुक है ना, उसका नाम है अरेबियन नाइट्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ गया ए, यहाँ पे आना था इज, क्योंकि बुक एक सिंगल बुक है। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो ये वेकेशंस जो यहाँ पे लिखी हैं इन्होंने, है तो एक ही समर वेकेशन है, हालांकि इट इज अ ग्रुप ऑफ लीव्स, बट इट इज collectively a vacation, we are going on a vacation, I have my summer vacation, ठीक है। तो काफी बार हम लोग इसको गलत फॉर्म में बोल देते हैं, I have my summer vacations। एंड इम्प्रूव पता है कैसे होगा? इम्प्रूव होगा जब आप डे टू डे लाइफ में ही ये करेक्शंस करेंगे ना। बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें बहुत बाद में पता चलता है कि हम ये पूरी उम्र ही गलत पढ़ते आए हैं, पूरी उम्र ही गलत बोलते आए हैं। तो जब आपको जिस मोमेंट से ये पता चला है, उस मोमेंट से इसमें करेक्शन करना शुरू कीजिए, अपने आप सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। तो अगेन दिस इज राशन इज वन वर्ड जो हमेशा राशंस के फॉर्म में यूज होता है, राशंस हैव रन आउट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, the table's wood is infested with mite and I am likely to dispose it off, ठीक है। अब एक और एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, क्वेश्चंस में ही आपको बड़ी सारी नई चीजें पता चलेंगी। अब हमने ये पढ़ लिया राशंस भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, लाइक सिजर्स एंड ऑल्दो राशन पेयर में नहीं आता, बट जैसे हमने प्लूरल वर्ड्स डिस्कस किए थे ना, आर्म्स, ठीक है, उसके साथ में ऑर्डर्स, वैसे ही राशंस भी जो है वो जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। इसकी एक लिस्ट हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक नया सेंटेंस आया है, टेबल्स वुड, ठीक है। तो हमने पोजेसिव नाउन में क्या किया था कि अगर कोई चीज सिंगुलर है तो सिंगुलर चीज को लिख दो और क्या बोलते हैं उसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा? पोजेसिव केस। बट इसके ना कुछ एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन तो यही है, टेबल्स वुड हम नहीं लिखते हैं, हम बोलते हैं वुड ऑफ द टेबल, वुड ऑफ टेबल, ठीक है। और दूसरा है कार्ट्स व्हील, तो हम कार्ट्स व्हील नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं व्हील ऑफ कार्ट, ठीक है। ये दो चीजों को आप नोट कर लीजिए कि इन दोनों चीज के जो पोजेसिव केस है इनका, वो अपॉस्ट्रोफी और कन्वेंशनल फॉर्म में नहीं होता है, उसको हम लिखते हैं वुड ऑफ द टेबल या फिर कार्ट, व्हील ऑफ द कार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज a lot of works remain to be done. So works again cannot be plural. A farmer was leading oxes to his field for plowing early in the morning. तो हमने ox का plural क्या किया था? Oxen. My sister-in-laws who live in Mumbai have come to stay with us. तो क्या आएगा इसका? Sisters-in-law.
लॉ। जिन भी लोगों ने इस वीडियो से देखना शुरू किया, आई वुड सजेस्ट आप प्लीज पहले 2 वीडियो देख लीजिए इस कोर्स की, वरना उसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे एरर के जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं खत्म। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ठीक है, ये आपको मार्क करना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। वो आते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच मार्क करने वाला, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच तो नहीं है, बट जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम करेंगे। दैट प्राइवेट फर्म हैज अ गवर्नमेंट पेस ऑफ वर्किंग। तो मैंने आपको क्या बताया था, गवर्नमेंट क्या होता है आपका, कलेक्टिव नाउन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कलेक्टिव नाउन? नो, इसका आंसर कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो एक बार अच्छे से आप लोग समझ लेना, अगर नहीं समझ में आया पहली बार में वापस रिवाइंड करके समझने की कोशिश करना। ठीक है, कुछ नाउन्स होते हैं ना, ये स्पेशली ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ क्वेश्चंस खुद से फ्रेम किए हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ठीक है, ये जो नाउन्स होते हैं ना कुछ, ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होते हैं। हालांकि कुछ नाउन्स एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होते हैं, बट ये ट्रू एडजेक्टिव्स कभी भी नहीं बन सकते। पता है क्यों? क्योंकि हर एक जो एडजेक्टिव होता है ना, मान लो गुड, इट्स अ ट्रू एडजेक्टिव, इसके 3 डिग्रीज होंगी आगे, बेटर एंड बेस्ट। ठीक है, तो एडजेक्टिव बेसिकली ट्रू भी होते हैं, और सम एडजेक्टिव मतलब सम वर्ड्स जो कि नाउन होते हैं, बट कभी कभी एडजेक्टिव के फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे टू ब्यूटिफाई द सेंटेंस एंड टू इनहांस द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस, बट दीज आर नॉट ट्रू एडजेक्टिव्स। ये ट्रू एडजेक्टिव्स नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रू एडजेक्टिव की पहचान होती है उसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। ठीक है, उसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट, इंटेलिजेंट। प्लीज इंटेलिजेंट को कोई इंटेलिजेंटर नहीं लिखेगा या फिर इंटेलिजेंटेस्ट नहीं लिखेगा, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, हालांकि ये एडजेक्टिव का टॉपिक है, बट अभी मैं बता रही हूँ तो बता ही देती हूँ। ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट। और गुड, बेटर, बेस्ट है तो कोई भी इसको मोर बेटर नहीं लिखेगा। ठीक है, ये अपने आप में ही एक कंपैरेटिव डिग्री है। शी इज बेटर देन हर। ठीक है, शी इज मोर बेटर कोई भी नहीं लिखेगा, इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, अब उसी तरीके से जब जब बात हो रही है ट्रू और फॉल्स एडजेक्टिव की, तो गवर्नमेंट है तो कलेक्टिव नाउन है, पता है हमें कि ये कलेक्टिव नाउन है, बट मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको इस वीडियो में, सबसे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी जो है ना बहुत कॉन्टेक्चुअल बात करता है। वो तो बोलता है मुझे देखो जो तुमने पढ़ा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो भाई बता दो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या मतलब हुआ गवर्नमेंट का। अब आपने देखा है जब हम बोलते हैं कि यार ये तो सरकारी काम है, सरकारी काम का मतलब ऑटोमेटिकली क्या आता है कि ये काम काफी स्लो होगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हम प्राइवेट फर्म्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम फास्ट कर देंगे। यहाँ क्या है, दैट प्राइवेट फर्म हैज अ गवर्नमेंट पेस ऑफ वर्किंग। गवर्नमेंट पेस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, स्लो पेस ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट पेस ऑफ वर्किंग है ना, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, दिस इज बेसिकली डूइंग द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, तो इसलिए ये क्या होगा, एडजेक्टिव। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे ये जो नाउन है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गवर्नमेंट पेस ऑफ वर्किंग यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, स्लो पेस ऑफ वर्किंग, धीरे काम हो रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, he is a coward, he never stands up for the right thing. ठीक है, मैंने I have seen immense and n number of students making this mistake of calling coward an adjective. It is wrong. Coward is not an adjective. Coward is an abstract noun. ठीक है, ये एक abstract noun है। coward का adjective form होता है cowardly। तो अगर मैं लिखूं she is a cowardly person, तो यहाँ पे पर्सन क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। उस कॉमन नाउन की क्वालिटी क्या बता रहा है, कावर्डली, तब कावर्डली क्या होगा आपका, एडजेक्टिव। बट यहाँ तो मैंने डिक्लेयर ही कर दिया ना, ही इज अ कावर्ड। ठीक है, ही इज अ कावर्ड। अब कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा डिजायर टू लर्न का स्टूडेंट, ही इज अ कावर्ड पर्सन। ठीक है, नाउन को कभी नाउन डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ठीक है, नाउन को कभी नाउन नहीं डिस्क्राइब करेगा, एटलीस्ट इमीडिएटली तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ही इज अ कावर्ड पर्सन नहीं आएगा,
कावर्ड क्योंकि एक आई एम नॉट सेइंग कि जैसे आप बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अमित इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट यहाँ पे गुड है ना, गुड डिस्क्राइब कर रहा है, एक्चुअल में वर्ड क्या डिस्क्राइब कर रहा है, गुड डिस्क्राइब कर रहा है ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन बीइंग कैसा है, गुड है। बट आप किसी को कावर्ड पर्सन, नाउन से नाउन थोड़ी ना डिस्क्राइब करोगे, नाउन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते ही नहीं है, ये तो फंडामेंटली ही रॉन्ग हो जाएगा। ही इज अ कावर्डली पर्सन, ठीक है, तो कावर्ड क्या है आपका, नाउन है, इट्स नॉट एन एडजेक्टिव, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो द रिच एंजॉय व्हाइल द पीपल ऑफ पुअर बैकग्राउंड कंटिन्यू टू सफर, ठीक है। अब एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो रिच है, पुअर है, ये सारे बाय मीनिंग क्या है, आपके एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, बाय मीनिंग क्या है, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। बट एक रूल होता है कि आप हमेशा नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट्स के आगे ही जो है वो आर्टिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिकल जैसे ए एंड द होता है जो आपका, वो आप हमेशा नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट के पहले यूज करते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आप बोलोगे कि ही इज अ क्लास टॉपर, ठीक है, यहाँ पे क्लास क्या आ गया आपका, नाउन आ गया, ठीक है। बट अगर मैं लिखूं ही इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है, ही इज अ स्मार्ट बॉय। अब मैंने अ जो है आर्टिकल वो मैंने स्मार्ट के पहले लिखा है, स्मार्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है ना, स्मार्ट एडजेक्टिव है। बट मैंने अभी आपको कहा कि जो आर्टिकल्स है वो नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है, नाउन के पहले और नाउन के लिए यूज होते हैं, फॉर और बिफोर नाउन। तो अब हालांकि यहाँ पे जो अ है ना, वो लिखा मैंने एडजेक्टिव के पहले है, बट ये डायरेक्टेड किसको है, बॉय को डायरेक्टेड है, इट इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी एडजेक्टिव बट टुवर्ड्स द नाउन, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल का रूल है। तो सिमिलरली आपका जैसे द रिच एंजॉय व्हाइल द पुअर बैकग्राउंड कंटिन्यू टू सफर, जब मैंने रिच एक एडजेक्टिव के आगे द लगा दिया और ये पूरा सेंटेंस अंडरलाइंड है, तो मैं यहाँ पे रिच को एडजेक्टिव से चेंज करके किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, एक नाउन में कन्वर्ट कर रही हूँ। कैसे, क्योंकि मैंने एक क्वालिटी जो कि रिच है उसको एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल में फॉर्म कर दिया, मैंने उसको एक कॉमन नाउन में चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको एक जो एक एडजेक्टिव था मैंने उसको एक नाउन इक्विवेलेंट कर दिया, ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, वाइल पीपल ऑफ पुअर बैकग्राउंड कंटिन्यू टू सफर, ठीक है। नाउ पुअर बैकग्राउंड, ये जो पुअर है इसके आगे एक तो पहले आर्टिकल है भी नहीं, ठीक है, और आर्टिकल नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि ये क्वालिटी बता रहा है, यहाँ पे किसी सेक्शन ऑफ पीपल को नहीं बता रहा, ये आपका बैकग्राउंड कैसा है, पुअर है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो पहला आपका क्या आ जाएगा, नाउन, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। एक इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी जिसमें मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्ता, ठीक है, इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको एक्चुअली बाय मिस्टेक नेपोलियन जो है ना वो मैंने आपको एडजेक्टिव बता दिया था, वेयर एज वो एडजेक्टिव नहीं है, वो बेसिकली एक कॉमन नाउन है, ठीक है, इट इज बेसिकली अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो नेपोलियन जो है वो कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेपोलियन एक प्रॉपर नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये एक लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल को, ठीक है, लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनमें क्या क्वालिटी है, एक फाइटर क्वालिटी है और एक ब्रेव क्वालिटी है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये कॉमन नाउन का फॉर्म ले रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं बोलूं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोल रही हूँ, तो मैंने शेक्सपियर को क्या कर दिया, मैंने शेक्सपियर को एक लार्जर ग्रुप बना दिया
ऑफ व्हाट, ऑफ पीपल जो कि अच्छी पोएट्री, जो कि अच्छा जो ड्रामा है वो लिखते हैं, ठीक है, लार्जर ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट एक बार वो कर देना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शेक्सपियर को शेक्सपेरियन लिखूं और जो वहां पे था नेपोलियन को नेपोलियोनिक लिख दूं, तब इस केस में ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। सो इट वाज एन एक्सीडेंटल एरर फ्रॉम माय पार्ट, तो इसको आप ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। जब भी मैं ऐसा लिखूं कालिदास जैसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या फिर मैं किसी प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ एक मेटाफर क्रिएट करने की कोशिश करूं, तो मैं दूसरा जो कॉमन प्रॉपर नाउन है उसको क्या कर रही हूँ, एक लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल बना रही हूँ, ठीक है। तो उस केस में वो कॉमन नाउन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा है द डम एंड द डेफ, द ब्लाइंड एंड द लेम नीड टू फील योर हीलिंग टच्ड। तो इसमें भी क्या है, डम एंड डेफ क्या है, ये बेसिकली एडजेक्टिव्स है, क्योंकि इनके आगे आर्टिकल लग गया तो ये क्या बन गए, नाउन इक्विवेलेंट्स बन गए, ठीक है। These have become the noun equivalents. So this was all about your today's video, ठीक है, and I shall see you in the next video. Feel आपको ये वीडियो अच्छी लगी, please like, share and subscribe to our channel. You can also follow us on the social media accounts of Telegram and Instagram. आपको सारे PDFs और सारी information, doubt sessions आपके Telegram पे ही जो होंगे वो आपको address किए जाएंगे. तो thank you for watching and I'll see you in the next video. Thank you.